आप अपने कुछ दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाते हैं और रास्ते में आपको कुछ स्थलाकृतियाँ नज़र आती है, बड़े से पत्थर जैसे। कुछ ऊपर से निकले हुए होते हैं, कुछ थोड़े अंदर से हैं। तो इन सब चीज़ों को देख के आपके दिमाग में एक प्रश्न खड़ा होता है कि ये सब क्या है, किस प्रकार इनका निर्माण हुआ होगा, और अगर इनका निर्माण एक जैसा हुआ है और दिखने में एक जैसे हैं तो इनका कलर जो है वो सबके अलग अलग क्यों हैं। कोई बहुत ज़्यादा कठोर नज़र आ रहा है, कोई थोड़ा मुलायम है, कोई जो है इसके अंदर लाइनें हैं, किसी में लाइन नहीं है। तो इन सब प्रश्नों के उत्तर जो है हमारे मस्तिष्क में घूमते हैं, और इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हम चट्टानों और खनिजों के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। आज यही टॉपिक जो है चट्टान और खनिज का मैं आपके सामने लेके आया हूँ। धैर्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं गोवर्धन शर्मा आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि खनिज क्या है और चट्टान क्या है, खनिजों के कितने रूप हैं और चट्टानें कौन कौन से रूप की पाई जाती है, इनकी क्या विशेषता है और इनका विस्तार कहाँ कहाँ पे देखा जा सकता है। खनिज एक ऐसा प्राकृतिक और पदार्थ होता है जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के तत्व और गुण मौजूद होते हैं। इनकी एक क्रमबद्ध परमाणविक संरचना होती है, कई सारे अणुओं से मिलकर बना हुआ होता है, इसलिए एक परमाणविक संरचना इसकी होती है। निश्चित रासायनिक संगठन होता है, विभिन्न रसायनों की निश्चित मात्राएं उसमें होती है और उसका कुछ भौतिक गुणधर्म होता है अपना। तो ऐसे पदार्थ जो हैं खनिज कहलाते हैं। और खनिज का निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर भी हो सकता है और एक तत्व से भी हो सकता है। एक तत्व से होने वाले में सल्फर है, तांबा, चांदी, स्वर्ण, ग्रेफाइट आदि कई सारे ऐसे तत्व हैं, वो एक खनिज ही होते हैं। वहीं इसको हम दूसरे रूप में जाने खनिज को, तो भूपर्पट्टी पर पाए जाने वाले तत्व, पृथ्वी की सबसे ऊपरी जो परत है उसे भूपर्पट्टी कहा जाता है, क्रस्ट पे। तो वो तत्व अलग अलग नहीं मिलते, बल्कि सामान्य से एक दूसरे के साथ मिलकर विभिन्न पदार्थों का निर्माण करते हैं। स्वतंत्र अवस्था में कोई एक तत्व नहीं होता है, कई सारे तत्व आपस में मिले हुए होते हैं और ये विभिन्न तत्व आपस में मिलकर ही कई पदार्थों का निर्माण करते हैं। इन पदार्थों को खनिज का नाम दिया जा सकता है। भूवैज्ञानिकों के द्वारा अब तक 2000 से भी अधिक खनिजों का पता लगाया जा चुका है, किंतु भूपटल के निर्माण में, पृथ्वी के निर्माण में, जो सबसे ऊपर वाला, पृथ्वी का सबसे ऊपर वाला जो पटल है, जिसे भूपटल हम कहते हैं, भूपरपट्टी हम जो कहते हैं, उसके निर्माण में केवल 24 खनिज ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और इन 24 खनिजों के विभिन्न प्रकार के इनमें मूल तत्वों का रासायनिक यौगिक होता है। यौगिक का मतलब होता है दो से अधिक तत्वों का एक साथ मिलना। और जो ये 24 तत्व हैं इनको चट्टान निर्माण खनिज के नाम से जाना जाता है। इनमें से 6 खनिज ही प्रधान रूप से पाए जाते हैं। 6 खनिज जो हैं इनसे चट्टानों का निर्माण होता है। और ऐसे खनिज में फेल्सपार है, क्वार्ट्ज पत्थर है जिसमें हम स्फटिक कहते हैं, पायराइसिस है, एम्फीवॉल्स है, अब्रक है, ओलिविया उल्लेखनीय तत्व हैं। चट्टान निर्माण खनिजों में सिलिकेट सर्वप्रमुख है और ऑक्साइड के जो तत्व हैं, कार्बन, इनके बाद दूसरे स्थान पे आते हैं। पृथ्वी के क्रस्ट के तत्वों की संख्या 110 है। पृथ्वी की जो सबसे बाहरी वाली जो परत है, जिसे हम भूपर्पट्टी कहते हैं, क्रस्ट, उसकी संख्या, वहाँ पे तत्वों की संख्या 110 है। लेकिन भूपृष्ठ के, पृथ्वी के बाहरी आवरण के निर्माण में केवल 8 ही तत्व प्रमुख माने जाते हैं। इससे पहले जो हमने 6 तत्व देखे थे वो थे चट्टान के निर्माण में, और ये 8 तत्व जो हैं ये किसके हैं, धरातल के निर्माण में। मोटे रूप में कह सकते हैं हम कि भूपृष्ठ पे 98.59% जो भाग है वो केवल 8 खनिज ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है, और उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा है जो ऑक्सीजन की है। फिर सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये प्रमुख तत्व हैं। और शेष जो बचा हुआ भाग है 1.41%, उसमें सारे बाकी के जो खनिज रह गए, जैसे टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, मैग्नीज, गंधक, बेरियम, क्लोरीन, सोना, चांदी, तांबा, पारा, सीसा आदि सभी उनके अंदर सम्मिलित हैं। भूपर्पट्टी के निर्माण में प्रमुख जाने वाले खनिजों की मात्रा
और इनके प्रतिशत को हम इस रूप में भी देख सकते हैं, जिसमें ऑक्सीजन और सिलिकॉन की मात्रा सबसे ज़्यादा है। यह हमें ध्यान रखना है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के बाहरी आवरण में या भूपर पट्टी के निर्माण के अंदर सबसे ज़्यादा कौन से तत्वों की मात्रा है, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन और दूसरे नंबर पर सिलिकॉन की मात्रा है। इसके बाद कुछ खनिजों के स्वभाव आते हैं, इनके गुण आते हैं। क्या क्या चीज़ों के आधार पर हम खनिज को बांट सकते हैं या किस किस चीज़ रूप में उसको देख सकते हैं। तो क्रिस्टल के रूपों के अंदर हम देखें तो क्रिस्टल के बाहरी रूप आते हैं, जिसमें अणुओं की संरचना के आधार पर घनाभ में, अष्टभुजाकार में, षटभुजाकार में, प्रिज्म के रूप में ये इनका निर्माण होता है। सेकंड नंबर पे इनके जो कुछ गुण हैं, आधार हैं, स्वभाव है इसका, वो है विदलन। इसको हम सापेक्ष रूप से समतल सतह बनाने के लिए निश्चित दिशा में टूटने की प्रवृत्ति नहीं होती है इसके अंदर। इसको अगर हम तोड़े तो ये किसी भी कोण के अंदर टूट सकता है। फिर आता है विभंजन। अणुओं की आंतरिक व्यवस्था इतनी जटिल होती है किसी भी तत्व में या किसी खनिज में कि वो कोई तल नहीं होता उसका, किसी प्रकार से समतल नहीं होते हैं। इसको तोड़ने पे किसी भी रूप में टूट सकते हैं। जैसा हम चित्र में देख पा रहे हैं कि इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं है। ना हम इसको प्रिज्म में रख सकते हैं, ना षडभुज में रख सकते हैं, ना अष्टभुज में रख सकते हैं, ना चतुर्भुज इसके अंदर इसको रख सकते हैं, और ये हमेशा अनियमित रूप से टूटते हैं। इन कुछ पदार्थों के अंदर अपनी चमक होती है। रंग के बिना किसी पदार्थ की चमक, प्रत्येक खनिज की अपनी चमक होती है। रेशम है, ग्लॉसी है, मेटेलिक है, तो इन सभी पदार्थों की, इन सभी तत्वों की अपने आप में एक चमक होती है, और ये चमक जो है खनिज को विशिष्टता प्रदान करती है, यह इसका गुण होता है। कई सारे रंग होते हैं इनके। कुछ खनिजों में रंग उन्हीं परमाणविक संरचना से निर्धारित होते हैं। उनकी जिस प्रकार की परमाणविक संरचना है उसी के आधार पर रंग निर्धारित होते हैं। इजूराइट है, मेलाकाइट है, कई सारे मोती वगैरह जो है हम हमारे आभूषणों के अंदर पिनवाते हैं, तो उनके अंदर एक अलग से रंग होता है, और वो रंग जो है उनकी परमाणविक संरचना के आधार पर निर्धारित होता है। कई सारे खनिजों के अंदर धारियाँ होती है। किसी भी खनिज को पीसने के बाद उसका पाउडर या रंग जो है खनिज के रंग का या किसी अन्य रंग का हो सकता है। जैसे हमारे घरों के अंदर हम ग्रेनाइट मार्बल लगवाते हैं तो उसके अंदर कई सारी लाइनें होती है। टेक्स्ट है, कुछ खनिजों का गुण होता है कि वो पारदर्शी भी होते हैं और इनमें पारदर्शिता पाई जाती है। पारदर्शिता को हम दो रूप में समझ सकते हैं, एक तो पारदर्शी और दूसरा एक पारभासी। पारभासी होता है इसमें किरणें आर पार चली जाती है, और पारदर्शी के अंदर हम किरणें आर पार नहीं जाती लेकिन वस्तुओं को देखा जा सकता है। इनके संरचना भी होती है। प्रत्येक क्रिस्टल की विशेष संरचना या व्यवस्था होती है। कोई महीन हो सकता है, खुरदरा हो सकता है। इनको अलग अलग प्रकार के रूपों के अंदर जो है हम जान सकते हैं। इसके बाद आता है खनिजों के प्रकार या इनका वर्गीकरण। खनिजों को मोटे तौर पे हम दो भागों में बांटते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिजों को हम पुनः दो भागों में बांटते हैं, लोह युक्त खनिज और अलोह युक्त खनिज। जिन खनिजों के अंदर लोहांश की मात्रा पाई जाती है वो लोह युक्त खनिज आते हैं, और जिनमें लोहांश की मात्रा नहीं पाई जाती वो अलोह या लोहांश विहीन खनिज कहलाते हैं। वहीं अधात्विक खनिजों को हम दो रूपों में बांटते हैं, एक तो ईंधन खनिज। ईंधन खनिज के अंदर कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस हो गई, और अधात्विक के अंदर अन्य अधात्विक खनिज जो हैं वो सम्मिलित होते हैं, जिसके अंदर हमारे ग्रेनाइट, संगमरमर वगैरह ही आते हैं, जिसमें धातु की मात्रा बहुत कम होती है। इसके उपरांत देखिए चट्टान क्या होती है। हमने खनिजों के बारे में जाना, उसी प्रकार अब चट्टान देखिए। भूपटल पर पाए जाने वाले समस्त पदार्थ धात्विक नहीं हैं, चाहे वे चीका मिट्टी की भांति मुलायम भी हो सकते हैं और ग्रेनाइट की भांति कठोर भी हो सकते हैं, चट्टान कहलाते हैं। जो धातु नहीं है उसके अलावा जितने भी पदार्थ हैं पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले या धरातल के ऊपर पाए जाने वाले, वो सब मुलायम हो या कठोर हो, प्रकृति उन्हें किसी प्रकार से हो सकती है, वो सब क्या कहलाते हैं? चट्टान कहलाते हैं। चट्टानें ग्रेनाइट या बालू का पत्थर की भांति कठोर भी हो सकती है, और चीका मिट्टी और बालू मिट्टी की भांति मुलायम भी हो सकती है, जिसका बहुत ज़्यादा कठोर संगठन नहीं हो, खोदने पे आसानी से खुद जाए। ये खड़िया मिट्टी और चूने पत्थर की भांति छिद्रमय भी हो सकती है। खड़िया मिट्टी और चूना पत्थर जो होता है, चूना आपने देखा होगा, उसके अंदर कई सारे रंध्र होते हैं और वो छिद्रमय हो सकता है, इसमें छिद्र पाए जाते हैं, छेद होते हैं। तभी तो चूने को हम पानी में डालते हैं तो उसमें हमें बुलबुले उठते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि उन छिद्रों के अंदर पानी जाता है।
जैसा हम स्कूल में काम आने वाली हमारे जो चौक होती है, उस चौक को अगर पानी में डालेंगे तो उसमें से बुलबुले निकलेंगे। तो वैसा ही एक बड़ा रूप जो है वो चूना पत्थर का होता है और ये छिद्र में होता है। और एक स्लेट के भांति या ग्रेनाइट के भांति बिना छिद्र में या जिसमें प्रवेश नहीं किया जा सकते, तो इस प्रकार का भी हो सकता है जिसमें किसी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। धातु के अतिरिक्त पृथ्वी पर पाए जाने वाले कठोर और मुलायम सभी प्रकार के पदार्थों को क्या कहा जा सकता है? चट्टान कहा जा सकता है। इस प्रकार हम चट्टानों को देख सकते हैं। साधारण भाषा में अगर हम चट्टान खनिज का समूह है, किंतु कुछ चट्टानें एक ही खनिज से निर्मित भी होती है, जैसे बालू का पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, इन्हें एक ही प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। बहुत सारे खनिजों का यौगिक इन चट्टानों के अंदर नहीं पाया जाता है, किंतु कुछ चट्टानों में से अधिक खनिजों का मिश्रण भी होता है। कुछ चट्टानें ऐसे होती है इसमें एक से अधिक कई सारे खनिज भी पाए जाते हैं, जैसे ग्रेनाइट हो गया, स्फटिक हो गया, फेल्सपर हो गया, अब्रक है। इनमें 3-4 खनिजों से मिलकर ये बनते हैं। कुछ अन्य चट्टानें अनेक प्रकार की धातुओं और अधातुओं के जटिल मिश्रण से भी बनती है, जैसे ल्यूमिना हो गया, कोलगोमरेट है, लिमोनाइट अयस्क है, आदि ऐसे तत्व हैं जो कई सारी चट्टानों से, कई सारे तत्वों से या खनिजों के मिश्रण से मिलकर बनते हैं। इसके उपरांत हम देखते हैं चट्टानों का वर्गीकरण। निर्माण विधि के आधार के ऊपर चट्टानों को 3 भागों के अंदर हम बांट सकते हैं: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। सबसे पहले हम आग्नेय चट्टान को पढ़ते हैं। आग्नेय चट्टान जैसे नाम से ही स्पष्ट होता है, अग्नि से उत्पन्न है। और किस प्रकार अग्नि से उत्पन्न होती है? आग्नेय चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले मैग्मा या लावा से होता है। मैग्मा आप जानते हैं, धरातल या चट्टानों का पिघला हुआ रूप, ठोस या तरल अवस्था में हो सकता है, उसकी प्रकृति हो सकती है अलग, लेकिन वो धरातल से बाहर निकलता है। तो जब तक वो गर्म अवस्था में रहता है या पिघले हुए रूप में रहता है तो वो मैग्मा होता है। लेकिन जब वो ठंडा होने लगता है या जमाव की स्थिति में आता है तो उसे लावा कहा जाता है। जब तप्त मतलब गर्म एवं तरल मैग्मा ठंडा होकर पृथ्वी की बाह्य और आंतरिक परतों में जमकर ठोस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, जब ये लावा जमा हो जाता है, मैग्मा जमा हो जाता है और लावे के रूप में आ जाता है, तो ये पृथ्वी के बाहर भी हो सकता है और पृथ्वी के अंदर भी हो सकता है। तो इस आग्नेय प्रकार के चट्टानों का निर्माण होता है। पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सबसे पहले इन्हीं चट्टानों का निर्माण हुआ था, इसलिए इन चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें या जनक शिलाओं के नाम से भी जाना जाता है। इनकी कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को देखिए। आग्नेय चट्टान स्थूल होती है, परत रहित होती है, इसमें किसी प्रकार की परतें नहीं पाई जाती। इसका संगठन बहुत कठोर होता है और इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। इन चट्टानों के अंदर चुंबकीय लोहा, निकल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना और प्लेटिनम जैसे बहुमूल्य खनिज भी मिलते हैं। मैग्मा के निर्माण के समय अवशेषों व जीवाश्मों के जल जाने के कारण इन चट्टानों में जीवाओं का आवाह पाया जाता है, क्योंकि जब मैग्मा बाहर निकल रहा था तो वो बहुत गर्म अवस्था में था और इतना गर्म कि उसके अंदर जो कुछ था वो सब कुछ जल के राख हो गया, इसलिए इसमें जीवाश्म तो पाया ही नहीं जाता है। इसलिए इन चट्टानों के अंदर खनिज तेल भी नहीं मिलते, प्राकृतिक गैस और कोयले की प्राप्ति भी नहीं होती। इन चट्टानों पर रासायनिक अपेक्षा का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। ये चट्टान कठोर और रवेदार होती है। रवेदार होती है लेकिन इसमें छिद्र नहीं होते, और बहुत ज़्यादा कठोर होती है इसलिए इसमें प्रवेश नहीं किया जा सकता। इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे रासायनिक अपक्ष नहीं होता। यहाँ पे अगर अपक्ष होगा तो वो भौतिक अपक्ष या मानवीय क्रियाओं के द्वारा हुआ वह अपक्ष होगा, जिसमें जीव जंतु या मानव सहायक हो सकता है। इस प्रकार की चट्टानें होती हैं, इनके रूप को हम देख सकते हैं। आग्नेय चट्टान को फिर हम वर्गीकृत करते हैं। आग्नेय चट्टान को वर्गीकरण के 2 आधार हमने रखे हैं, एक तो उत्पत्ति के आधार पे और दूसरा रखा है रासायनिक संरचना के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे हमने इसको 2 भागों में बांटा है, आंतरिक सेलें और बाह्य सेलें। आंतरिक सेलों को पुनः 2 भागों में बांटा है, पातालीय सेलें और मध्यवर्ती सेलें, और बाह्य चट्टानें तो तीसरे नंबर पर है इसमें। वहीं रासायनिक चट्टानों के भी 2 आधार पे हमने इसको विभाजित किया है। पहला है अम्लीय आधार पर और दूसरा है क्षारीय आधार पे। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं पातालीय चट्टानों को, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में है। इन चट्टानों को अगर हम देखें तो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निकला गर्म लावा
जब ठंडा हो जाता है या फिर वो ठंडा होने से पहले पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंच पाता है और पृथ्वी के अंदर ही किसी गहराई के ऊपर ठंडा होकर जम जाता है, तो इस प्रकार से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। और इस प्रकार की जो आग्नेय चट्टान है जो निकली ही नहीं धरातल से बाहर और धरातल में अधिक गहराई के ऊपर जमा हो गई, उसे पातालीय चट्टान कहते हैं। इन चट्टानों को आभ्यंतरीय आग्नेय चट्टान भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो शीतलन मतलब ठंडे होने की जो गति है वो बहुत धीमे गति से संपन्न होती है, अतः इसमें रवे बड़े आकार के होते हैं और इसका उदाहरण के रूप में हम ग्रेनाइट को देख सकते हैं। उसके उपरांत आती है मध्यवर्ती चट्टानें। भूगर्भ से निकलने वाला मैग्मा जब धरातल पर न पहुंचकर मार्ग में मिलने वाली संधियों, कई सारी बीच के अंदर गैप जो होते हैं, उन संधियों में, जोड़ों में, दरारों में, तलों में जमकर ठोस हो जाता है, तो ऐसी चट्टानों को मध्यवर्ती चट्टान कहा जाता है। कालांतर में अपरदन की क्रिया के उपरांत यह चट्टानें धरातल पर दृष्टिगोचर होने लगती है। लेपोलिथिक, डाइक, सीस, फेकोलिथिक आदि इसके उदाहरण हैं। ये चट्टानें धरातल के अंदर ठंडी हो जाती है, लेकिन जब इसके ऊपर की जो चट्टानें हैं या मिट्टी का आवरण है वो समय के साथ अपरदन के कारण वहाँ से हटता है, तो ये चट्टानें हमें जो है दिखने लगती है। अब इसमें लेपोलिथिक क्या है, डाइक क्या है, पत्रशिला क्या है, सील क्या है, फेकोलिथिक क्या है, इन सबको हम देखते हैं। मध्यवर्ती चट्टानों के अंदर लेपोलिथिक या छत्रसाल ये लावा के गुंबद के अनुसार जमाव होता है, जो परतों के बीच में गर्म लावा से भर जाने से बनते हैं। इनकी ऊपरी परत वाष्प और गैस के दबाव के कारण ऊपर की ओर गुंबद के रूप में उड़ जाती है और रिक्त स्थान में लावा भर जाता है। दूसरे नंबर पर आता है डाइक। लावा बाहर निकलते समय जब मार्ग में अवसादी चट्टानों के बीच एक लंबवत दिशा में खड़े रूप के अंदर या समकोण के रूप के अंदर इसमें जमा हो जाता है, एक दीवार या बांध के रूप में वो बन जाता है, तो इसे भित्तिशिला कहते हैं। और सिंहभूमि जिले में अनेक प्रकार के डाइक जो है हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है पत्रकशिला या पत्रक। जब लावा अवसादी चट्टानों की परतों में प्रवेश कर समानांतर लहरों के रूप में जमता है। डाइक के अंदर तो लंबवत जमता है, बांध के जैसे एक समकोण बनाता है, लेकिन पत्रशिला के अंदर लंबवत जमता है, धरातल के खड़ा नहीं रहता है, लंबवत इसमें धरातल के जम जाता है, सापेक्ष सतह के आधार पे, तो इसे पत्रशिला कहते हैं। और ये छत्तीसगढ़ और झारखंड के अंदर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इन सबको हम इस चित्र के अंदर देख सकते हैं। चट्टानों के आंतरिक और बाह्य सभी रूपों को हम इसमें देख सकते हैं। सबसे पहले जो पातालीय शैलें बनती है वो बेथोलिक कहलाती है, जो इसमें डार्क ब्लैक रंग से दी हुई है। और जब इसी के अंदर से बाहर निकलता है तो अंतर्भित्ति, सिल, लेकोलिथिक आदि चीज़ें जो है हमें देखने को मिलती है, और इसको हम चित्र में देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो आपको ज़्यादा ठीक से समझ में आ पाएगा बाद में। इसके उपरांत आता है लेपोलिथ। अवसादी चट्टानों में जब लावा जमकर तस्तरी के अनुसार एक जो प्लेट होती है उसके अनुसार का आकार ग्रहण कर लेता है, तो उस आकृति को लेपोलिथिक कहा जाता है, और ये दक्षिण अमेरिका के अंदर मिलती है। इसके उपरांत है फेकोलिथ। भूमि के भीतर लावा का लहरदार जमाव फेकोलिथ कहलाता है। बेथोलिक पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ ज्वालामुखी क्रियाशील होते हैं, धरातल के नीचे काफ़ी खड्डेदार वाले गुंबदाकार रूप से विशाल लावा का जमाव हो जाता है और उससे बेथोलिक प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है। तो इस प्रकार ये आंतरिक चट्टानें पूरी हुई। इसके उपरांत आता है बाह्य चट्टानें। ज्वालामुखी के उद्भेदन के समय मैग्मा के धरातल पर आकर ठंडा हो जाने से जो चट्टानें बनती है वे ज्वालामुखी चट्टानें अथवा बाह्य चट्टानें कहलाती है, जैसे बेसाल्ट चट्टानें। तो ये चट्टानों की संरचना के आधार पर एक प्रूफ हुआ। दूसरा है चट्टानों का रासायनिक संरचना के आधार पर। तो रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय चट्टानों को दो भागों में बांटा है, अम्लीय चट्टान और क्षारीय चट्टान। अब अम्लीय और क्षारीय चट्टान के रूप में हम अंतर स्पष्ट कर लेते हैं दोनों का किस प्रकार से है। तो अम्लीय जो चट्टान होती है इसमें सिलिका की मात्रा 65 से 85% तक होती है, जबकि क्षारीय आग्नेय चट्टान के अंदर सिलिका की मात्रा अम्लीय चट्टान की तुलनात्मक कम होती है, 45 से 60% तक। सिलिका की मात्रा अधिक होने के कारण अम्लीय मैग्मा का शीतलन तीव्र गति से होता है,
अम्लीय युक्त जो मैग्मा होता है ये जल्दी ठंडा होता है, ये इसकी प्रकृति है। वहीं क्षारीय आग्नेय चट्टान में सिलिका की मात्रा कम होने के कारण शीतलन मतलब ठंडा होने की प्रक्रिया जो है वो मंद होती है, कम गति से होती है। अम्लीय आग्नेय चट्टान में इस प्रकार की चट्टानों में ऊंचे ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है, जबकि क्षारीय आग्नेय चट्टान के अंदर पठारों का निर्माण होता है। वहीं अम्लीय आग्नेय चट्टान अधिक कठोर प्रकृति की होती है, इसमें अपरदन की गति से अपरदन जो है वो भी गति से होता है, जैसे ग्रेनाइट, रोयोलाइट, पिचस्टोन आदि जो हैं इसके उदाहरण हैं। वही सारी चट्टानों के अंदर इस प्रकार की चट्टानों की प्रकृति प्राय मुलायम होती है, जिसमें अपरदन के कारकों के द्वारा अपरदन कर पाना अधिक आसान होता है। तो अम्लीय जो चट्टानें हैं इसमें अपरदन धीमी गति से होता है, वहीं सारी चट्टानों के अंदर अपरदन तेज गति से हो सकता है। ये आग्नेय चट्टानें भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती है, इनका वितरण क्या है, इसको देखिए। आग्नेय चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत में अधिक पाई जाती है। भारत का जो मध्य प्रदेश वाला नीचे का पूरा भाग है, दक्कन के पठार के नाम से हम जिसे जानते हैं, तो उस दक्षिण के पठार के अंदर इस प्रकार की चट्टानें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। राजस्थान के अरावली पर्वत, छोटा नागपुर की गुंबदाकार पहाड़ियाँ, राजमहल की श्रेणी और रांची का पठार इस प्रकार की चट्टानों से बने हुए हैं, या इनके उदाहरण हैं। वहीं अजंता की गुफाएं इन्हीं को काट कर बनाई गई है। अजंता और एलोरा की जो गुफाएं महाराष्ट्र के अंदर है वो इसी प्रकार की चट्टानों को काट के बनाई हुई है। अधिकांश खनिज और धातुएं इसी प्रकार की चट्टानों में मिलते हैं, क्योंकि ये सबसे पहली चट्टान है। इसका निर्माण लावा से हुआ है और लावा पृथ्वी के भूगर्भ से आता है, जहाँ पे खनिजों के अथाह भंडार है। तो इस प्रकार की चट्टानों के अंदर खनिज बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर पाए जाते हैं और धातुओं की मात्रा भी बहुत ही अधिक होती है। लौह अयस्क, सोना, सीसा, जस्ता, तांबा, मैग्नीज, निकल, क्रोमाइट, प्लेटिनम आदि प्रमुख धातु खनिज जो है आग्नेय चट्टानों के अंदर ही पाए जाते हैं। ग्रेनाइट जैसी कठोर चट्टानों का उपयोग भवन निर्माण में और उनको सजाने में किया जाता है। भारत में छोटा नागपुर पठार, ब्राज़ील का मध्य पठारी भाग, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के लोरेशिया शील्ड के भागों में आग्नेय चट्टान अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर जो है इसका पहला पार्ट, जिसमें हमने आग्नेय चट्टान को पढ़ा, खनिजों की प्रकृति के बारे में पढ़ा, खनिजों के रूप पढ़े और चट्टान और खनिज को परिभाषित किया। इसके उपरांत चट्टानों के जो विविध रूप हैं, अवसादी और रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके सेकंड पार्ट जो है उसमें देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो और स्टडी मटेरियल जो है अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अपने कोई सुझाव हो तो वो दें। आपके सुझाव के अनुसार संशोधन जरूर किया जाएगा।